नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। दुनिया रूस और यूक्रेन में शांति की बात कर रही है। बाइडेन के बाद मेलानिया ने भी कहा कि भारत और चीन इस जंग को रुकवा सकते हैं, पुतिन पहले ही कह चुके हैं। लेकिन दूसरी तरफ रूस और यूक्रेन ने अपने डेडली वेपन इस्तेमाल करने शुरू कर दिए। एक तरफ रूस ने साउंड से भी 10 गुना तेजी से हमला करने वाली मिसाइल को तैनात कर दिया है और यूक्रेन पर हमले की तैयारी कर ली, तो दूसरी तरफ यूक्रेन ने आग उगलने वाले पल भर में पत्थर को भी राख करने वाले ड्रैगन ड्रोन का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। या नहीं, दोनों ही तरफ से बचने का कोई तरीका नहीं। तो क्या इस जंग में अब मौत का खौफनाक दौर शुरू हो रहा है, जिसको रोका जाना जरूरी है? क्या यही वजह है कि मोदी ने अपने जेम्स बॉन्ड को रूस भेज दिया? कौन है जेम्स बॉन्ड? कितनी खतरनाक है रूस की सबसे खतरनाक किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल और आग उगलते ड्रैगन ड्रोन को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? सबसे पहले एक अपडेट आपको देते हैं कि भाई रूस और यूक्रेन के बीच में जो वॉर चल रही है उसमें क्या कुछ घटा है बीते कुछ दिनों के अंदर। और यहां कुछ दिनों का मतलब महज 8 से 10 दिन है। जरा देखिए क्या कुछ घट चुका है और इससे आपको अंदाजा लगेगा कि ये जंग कहां तक पहुंच चुके हैं और क्या वाकई में इसको रोका जा सकता है या रोका नहीं जा सकता। सबसे पहले देखिए, रूस पर 144 ड्रोन हमले यूक्रेन की तरफ से किए गए। उसमें मॉस्को के अंदर ही अकेले 20 ड्रोन ऐसे हैं जिनको रूस ने मार गिराया है। इसके अलावा अगर बात करें, इस दौरान कई जाने जा चुके हैं जिनमें सिविलियन भी शामिल हैं और दर्जनों घर बर्बाद हो चुके हैं, खंडर हो चुके हैं, राख हो चुके हैं और ये यूक्रेन ने किया है रूस के अंदर। इसके अलावा 50 से ज्यादा उड़ानें डाइवर्ट कर दी गई हैं, ये भी मॉस्को के अंदर किया गया है। मॉस्को में 4 में से 3 एयरपोर्ट बंद है। 8 प्रांतों में 124 ड्रोन मार गिराए गए हैं, यह भी रूस के अंदर हुआ है। अब जरा सोचिए, यूक्रेन क्या वाकई में इस जंग के अंदर अपनी मैक्सिमम ताकत के साथ रूस पर हमला कर रहा है? क्योंकि 8 प्रांत ऐसे हैं जो लगातार बैक टू बैक ड्रोन हमले किए गए हैं और उनमें से 124 तो ऐसे हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है कि रूस ने उनको मार गिराया, जबकि मॉस्को में 20 ड्रोन हमलों को मार गिराया गया। यूक्रेन पर 46 ड्रोन हमले हुए हैं, ये रूस की तरफ से किए गए हैं और यूक्रेन ने कहा है कि उनमें से 38 ड्रोन ऐसे हैं जिनको हमने मार गिराया है। यानी इस जंग के अंदर सेना के साथ अब आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है और उसके जरिए मैक्सिमम नुकसान दुश्मन देश को पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। इसलिए हमने जो प्रोग्राम को नाम भी दिया है, उस प्रोग्राम के अंदर हमने सेना से ज्यादा जिन डेडली वेपन्स का इस्तेमाल अभी इस जंग में हो रहा है उसको लेकर ही हमने प्रोग्राम का नाम दिया, जिसमें जेलेंस्की के पास ड्रैगन ड्रोन है। वो कैसे काम करता है, कैसे तबाही मचाता है, क्यों उसको कंट्रोल करना मुश्किल है, नामुमकिन है, यह हम आपको बताएंगे। लेकिन जरा यह भी समझिए कि रूस और यूक्रेन की जो जंग लगभग 2.5 साल से चल रही है, उसके जख्म धीरे धीरे कितने गहरे होते जा रहे हैं। दरअसल 24 फरवरी 2022 को रूस और यूक्रेन की जंग शुरू हुई और लगभग 2.5 साल से ज्यादा का वक्त इसको हो चला है। अब तक यूक्रेन के 10,000 आम नागरिकों की मौत हो चुकी है, जबकि 18,500 से ज्यादा घायल हुए हैं। अब यूक्रेन का दावा है कि रूस के 3,92,000 सैनिक जान गंवा चुके हैं। इस बीच अमेरिका ने रूस की 500 रूसी कंपनियों पर प्रतिबंध लगा रखा है। हालांकि रूस की तरफ से कोई ऐसा आंकड़ा नहीं कि उसके कितने सैनिकों की जान चली गई है, कितने सिविलियंस मारे गए हैं, कितने वेपन्स उसके डिस्ट्रॉय यूक्रेन की तरफ से किए गए हैं। जो भी बयान है वो सब यूक्रेन की तरफ से आए हैं। जबकि रूस और यूक्रेन जंग में 6 अगस्त 2024 को पहली बार ऐसा हुआ जब यूक्रेन ने रूस में घुसकर उसके कुर्कस इलाके पर कब्जा कर लिया। तभी से यूक्रेन लगातार रूस पर हमलावर है। 20 दिनों में यूक्रेन के हमलों में रूस के 31 सिविलियंस की जान जा चुकी है और यह चौंकाने वाली बात है।
दूसरे विश्व युद्ध के बाद ऐसा पहली बार हो रहा है जब रूस की धरती पर किसी विदेशी ताकत ने कब्जा किया हो। हालांकि रूस ये कह रहा है कि यूक्रेन रूस का ही हिस्सा है, वो इसको विदेशी नहीं मानता, लेकिन इससे पहले हिटलर ने कोशिश की थी। यूक्रेन में 2 हफ्ते में रूस के 1263 वर्ग किलोमीटर इलाके पर यूक्रेन कब्जा कर चुका है। यूक्रेन का दावा है कि रूस ने 2024 के 8 महीने में जितने इलाके पर कब्जा किया है उससे ज्यादा जमीन पर यूक्रेन ने महज 2 हफ्तों में ही कब्जा कर लिया है। हालांकि इसके पीछे रूस की एक रणनीति हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके से उसने इससे पहले हिटलर के साथ जंग को जीता, इसके अलावा एक और दुश्मन देश के साथ जंग को जीता, उसमें इसी रणनीति का इस्तेमाल किया गया था कि सबसे पहले दुश्मन को अपनी जमीन पर आने दिया जाए, उसके बाद सर्दी का सीजन शुरू होगा जो इस वक्त रूस के अंदर शुरू हो चुका है। और ऐसे में जो दुश्मन देश रूस के अंदर एंट्री कर जाएगा वो वापस नहीं जा पाएगा और फिर उनके असले बारूद बर्बाद होंगे, खाने के लाले पड़ेंगे और फिर उनको दौड़ा दौड़ा कर वापस भगाया जाएगा या फिर मारा जाएगा। लेकिन यूक्रेन रूस की परिस्थितियों को समझता है। यूक्रेन रूस का पड़ोसी है, वो जानता है कि वहां की परिस्थितियां क्या है। तो क्या यूक्रेन जानबूझकर रूस के जाल में फंस रहा है या उसके जाल को तोड़ने के लिए यूक्रेन कब्जा कर रहा है ताकि रूस के अहंकार को भी तोड़ा जा सके? ये उन दोनों की जंग के अंदर की कूटनीतिक और राजनीतिक स्थिरता हो सकती है, फैसले हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल दोनों ही एक दूसरे के खिलाफ डेडली वेपन का इस्तेमाल कर रहे हैं। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि यूक्रेन का रूस पर ड्रैगन ड्रोन अटैक किस तरीके से जारी है, और यह बेहद खतरनाक है क्योंकि यूक्रेन ने रूसी सैनिकों पर खतरनाक ड्रैगन ड्रोन का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। यूक्रेनियन डिफेंस मिनिस्ट्री ने इसके कई वीडियो पोस्ट किए हैं। इनमें से एक वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं जो स्क्रीन पर नीचे चल रहा है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि ड्रोन पेड़ों के ऊपर उड़ रहा है, वो लावा फेंक रहा है। इसकी वजह से जंगल में तेजी से आग लग रही है। यूक्रेनी सेना ने पेड़ों की ओट में छिपे रूसी सैनिकों के खात्मे के लिए इसका इस्तेमाल किया है। इस ड्रोन अटैक में जिस केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है उसे थर्माइट कहते हैं। दरअसल थर्माइट एल्यूमिनियम पाउडर और आयरन ऑक्साइड का एक मिश्रण है और आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि इससे कितनी तपन पैदा होती है। दरअसल ये 4000 डिग्री फ़ारेनहाइट से तापमान पर जलता है। 4000 डिग्री, 100 डिग्री पर पानी उबलने लगता है, दूध खोलने लगता है, और 100 डिग्री का पानी अगर आपकी शरीर पर डाल दिया जाए तो आपका शरीर जल जाएगा, भुन जाएगा। यहां जो मिश्रण डाला जा रहा है जिसे थर्माइट कहा जा रहा है और जो एल्यूमिनियम पाउडर और आयरन ऑक्साइड का मिश्रण है, वो जब गिर रहा है, ड्रैगन ड्रोन से नीचे गिर रहा है, तो उसका तापमान 4000 डिग्री फ़ारेनहाइट है। यह ड्रोन जब उड़ता है तो इससे आग का लावा निकलता है और वो निकलेगा। वो इसलिए भी निकलेगा क्योंकि तापमान 4000 डिग्री के आसपास है। दरअसल पौराणिक कथाओं में ड्रैगन जैसा ही इसको देखा गया और यही वजह कि इसको ड्रैगन ड्रोन कहा जाता है। हालांकि यूक्रेन इसके लिए एक और शब्द का इस्तेमाल करती है। इस ड्रोन से निकलने वाला लावा पेड़ ही नहीं बल्कि स्टील को भी पिघला सकता है क्योंकि इसका तापमान 4000 डिग्री के आसपास है। यूक्रेन की 60वीं मैकेनाइज्ड ब्रिगेड इसका वर्तमान में इस्तेमाल कर रही है और यह ड्रोन इतने सटीक है कि कोई भी दूसरा इसका मुकाबला नहीं कर सकता, और इसलिए भी नहीं कर सकता क्योंकि जो इसके जद में एक बार आया वो दुनिया से चला जाएगा। यूक्रेनियों ने इसका नाम दिया है विदार। हम इसको ड्रैगन ड्रोन कह रहे हैं क्योंकि दुनिया इसको ड्रैगन ड्रोन कह रही है, लेकिन यूक्रेन इसे विदार नाम दे रहा है। और विदार, कमाल की बात आप समझेंगे तो यह नाम यूक्रेनी नहीं है, यह नाम रशियन है, रूस से है, क्योंकि रूस का काल ये जो बनकर आया, विदार पुराने समुद्री लड़ाके वाइकिंग्स के देवता हैं जो बदला लेने के लिए जाने जाते हैं, और इसीलिए इस ड्रैगन ड्रोन को यूक्रेन विदार कह रही है क्योंकि वो अपने दुश्मन के खात्मे के लिए इसका इस्तेमाल कर रही है। 4000 डिग्री तापमान के साथ ये लावा, आप सोचिए, जहां भी गिरेगा
वहां सिर्फ और सिर्फ तबाही मचाता नजर आएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि थर्माइट का इस्तेमाल यूक्रेन पहली बार कर रहा है। यह भी नहीं है कि जंग के अंदर इसको पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया है, और यह भी नहीं है कि जंग में इसके इस्तेमाल पर कोई पाबंदी है। इसको लेकर पूरी जानकारी हम आपको देते हैं। सबसे पहले अब आपको बताते हैं कि थर्माइट को किसने इस्तेमाल किया, किसने इसको इजाद किया। थर्माइट को पहली बार 1890 में एक जर्मन केमिस्ट ने तैयार किया था। इसका इस्तेमाल मूल रूप से रेल की पटरियों को आपस में जोड़ने के लिए किया जाता था, लेकिन बाद में इसका इस्तेमाल जंग में भी होने लगा। पहली बार युद्ध में जर्मनी ने इसका इस्तेमाल किया था। उन्होंने ब्रिटेन पर एक जैपलिन से इसको गिराया था। जैपलिन एक प्रकार का गुब्बारा होता है। इसके बाद दूसरे विश्व युद्ध के अंदर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, अमेरिका ने टोक्यो में इसका इस्तेमाल किया था। अमेरिकी सेना ने वियतनाम में भी इसका बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया। सेना के खिलाफ इसके इस्तेमाल पर प्रतिबंध नहीं है। आप सोचिए जरा, और प्रतिबंध क्यों? जब आप परमाणु वेपन इस्तेमाल कर सकते हैं, मोर्टार इस्तेमाल कर सकते हैं, मिसाइल इस्तेमाल कर सकते हैं, तो फिर इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसकी तबाही उनके मुकाबले कम है, लेकिन इसका डेथ परसेंटेज ज्यादा है। क्योंकि 4000 डिग्री का लावा अगर किसी पर गिरेगा तो मानिए सिर से गिरा तो पैर के नीचे से निकल जाएगा, बचेगा नहीं वो इंसान। लेकिन हां, एक चीज जरूर है, आम नागरिकों को इससे निशाना नहीं बनाया जा सकता। लेकिन इसको कौन तय करेगा कि सिविलियंस पर इसका इस्तेमाल नहीं होगा? क्योंकि जंग में कहा जाता है कि सब जायज है, और मैक्सिमम जंग के अंदर, ज्यादातर जंग के अंदर सिविलियंस की आड़ लेकर ही सेना को सरेंडर कराने की कोशिश होती है। रूस और यूक्रेन जंग को देखिए, दोनों एक दूसरे के सिविलियन पर भी अटैक कर रहे हैं, और वो आंकड़ा हर दिन आता है। लेकिन अमेरिकी सेना ने ग्रेनेड में भी इसका इस्तेमाल किया। ग्रेनेड में थर्माइट का इस्तेमाल किया गया। अमेरिकी सेना ने 1960 से 2014 तक थर्माइट वाले ग्रेनेड को उत्पादन किया। यूक्रेन युद्ध होने के बाद अमेरिका ने फिर से इसको बनाना शुरू कर दिया। वर्तमान में अमेरिका ही यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई कर रहा है। ह्यूमन राइट्स वॉच यानी कि HRW के अनुसार इस हथियार के इस्तेमाल को चौथी या 5वीं डिग्री का टॉर्चर कहा जाता है, क्योंकि ये इंसान के मांसपेशियों, तंत्रिकाओं, रक्त वाहिनियों और हड्डियों को नुकसान पहुंचाता है, और इतना नुकसान पहुंचाता है कि उसको वापस सही करना लगभग असंभव होता है। अब जरा सोचिए, 4000 डिग्री का लावा अगर गिर रहा होगा तो फिर कैसे बचाया जाएगा? रूसी सेना कैसे बचेगी? इसको लेकर कोई आधिकारिक बयान रूस की तरफ से नहीं आया, लेकिन रूसी मीडिया और रूस के अंदर जो सेना को समझते हैं, सेना विशेषज्ञ कह सकते हैं, उन्होंने इससे बचने के तरीके बताए। ये बचने के तरीके क्या हैं? इसको जरा देखिए कि कैसे इससे बचा जा सकता है। इसमें है कि पहले हम जाल का इस्तेमाल किया करते थे, रूसी सेना की तरफ से है, ताकि ड्रोन डगआउट में ना उड़ जाए। फिर टोपी और कंबल के साथ काम कर रहे थे ताकि ड्रोन के थर्मल इमेजर में दिखाई ना दे। अब हमें यह सोचना है कि हम ड्रैगन ड्रोन के हमले में जलने से बचे। अभी के लिए रूसी सैनिकों को बस अधिक गहराई तक खुदाई करने, रेत का उपयोग करने और अधिक रेत का उपयोग करने की आवश्यकता है। रूसी सैनिकों को अपने साथ रेत और पानी रखने के लिए कहा गया है। यह सब सरकार की तरफ से मुहैया नहीं होगा, सैनिक को अपने सर पर करना होगा, क्योंकि अब सरकार रेत और पानी तो मुहैया नहीं कराएगी, क्योंकि जहां जैसी परिस्थिति उसके हिसाब से सैनिक को खुद अपना फैसला करना होगा कि अगर ड्रैगन ड्रोन के अटैक से बचना है, अगर पिघलते एल्यूमिनियम से बचना है, तो फिर उसको रेत और पानी दोनों अपने साथ रखना होगा। लेकिन क्या यूक्रेन रूस पर इसका पहली बार हमला कर रहा है, या इस जंग के अंदर पहली बार इस्तेमाल हो रहा है? ऐसा नहीं है, रूस भी इसका इस्तेमाल कर चुका है। रूस और यूक्रेन दोनों ही देश इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। रूस ने 2023 में पूर्वी यूक्रेनी शहर वोहलदार पर थर्माइट बम का इस्तेमाल किया था। जलता हुआ थर्माइट जल्दी नहीं बुझाया जा सकता, इसलिए इसकी जद में आने वाले सभी वाहनों या हथियार पूरे तरीके से
बर्बाद हो गए। हालांकि इसका तरीका बदला। तरीका इस तरीके से बदला कि रूस ने जो इस्तेमाल किया वो थर्माइट बम था। यूक्रेन जो इस्तेमाल कर रही है वो ड्रैगन ड्रोन है। वो ड्रोन के जरिए लावे को रूसी सैनिकों के ऊपर डाल रही है। लेकिन अब आपको बताते हैं कि यूक्रेन तो एक लंबे हिस्से पर रूस के कब्जा कर चुका है, लेकिन रूस ने यूक्रेनी शहरों पर जो कब्जा किया वो कौन कौन से शहर हैं इसको भी जरा एक बार देख लीजिए, क्योंकि यहां तबाही मच चुकी है, यहां बर्बादी हो चुकी है, यहां मिसाइल इस्तेमाल हो चुकी है, यहां ड्रोन इस्तेमाल हो चुके हैं। तो जरा देखिए ये कौन कौन से शहर हैं। इनमें जो शहर है वो रनवे है, कीव है, खार्किव है, विनिसिया है, ओडेसा है, लीव है, इवानो है, रही है, इसके अलावा जपोरोजिया है, ओब्लास्ट है और इन्हीं प्रोप्रेत्रोस्वेस। ये दरअसल वो शहर, वो सिटीज जिनका इस्तेमाल किया गया है रूसी सैन्य के जरिए कब्जा करने के लिए। और इसमें कितना नरसंहार हुआ होगा, कितने सैनिकों को मारा गया होगा, कितनी तबाही मची होगी, इसका अंदाजा आप नहीं लगा सकते। लेकिन ये दरअसल वो इंपैक्ट जो रूस ने यूक्रेन पर नजर आया, या कहें कि रूस ने जो यूक्रेन में तबाही मचाई, जिन शहरों को उसने अपने कंट्रोल में किया, जबकि एक बड़ा हमला यूक्रेन की तरफ से रूस पर किया गया। रूस पर अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जैसा हमला किया गया। 26 अगस्त को सारातोव में अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जैसा हमला हुआ। एक ड्रोन सुबह 38 मंजिला रिहायशी इमारत वोल्गा स्काई से टकराया और इसमें 4 लोग घायल हुए। रूस ने इस हमले का आरोप यूक्रेन पर लगाया। रूस ने यूक्रेन के 35 शहरों पर एक साथ ताबड़तोड़ हमले किए और पहली बार रूसी बम वर्षक टुपोलेव ने यूक्रेनी एयर स्पेस में घुसपैठ कर भारी बमबारी की। अब तक रूस यूक्रेन के पूर्वी इलाकों में हमला करता था, लेकिन इस बार पश्चिमी इलाकों को भी निशाना बनाया गया। 35 शहरों पर काला सागर और कैस्पियन सागर से 100 स्क्वाड मिसाइलें और 100 किलर ड्रोन भी दागे गए। कीव पर 11 Tu-95 स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स किंजल बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक किया गया। हमले में 6 लोगों की मौत की जानकारी सामने आई, 150 से ज्यादा लोग घायल हो गए। रूस का हमला यूक्रेन पोलैंड के बॉर्डर के नजदीक हुआ, लेकिन इस दौरान एक मिसाइल का इस्तेमाल हुआ। इस मिसाइल का नाम है किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल, जिसे रूस अपना डेडली वेपन कहता है। और यह डेडली वेपन क्यों है, इसको समझने के लिए किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल की खूबियों को आपको समझना पड़ेगा, जिसके बाद आप ये खुद अंदाजा लगा पाए कि मिसाइल कितनी ज्यादा खतरनाक है। तो चलिए जरा देखिए इस मिसाइल की खासियत क्या क्या है। दरअसल रूस की किंजल मिसाइल एक हाइपरसोनिक मिसाइल है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब दरअसल यह है कि इसकी स्पीड साउंड की स्पीड से 10 गुना ज्यादा है। साउंड की स्पीड से 10 गुना, यानी यह मिसाइल जब फायर की जाती है तो फिर 1 सेकंड के अंदर यह 3 किलोमीटर चलती है। इसकी स्पीड के कारण कोई भी ट्रैकिंग सिस्टम इसे ट्रैक नहीं कर पाता। इस मिसाइल की रफ्तार 6100 से 12348 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। इसके अलावा यह मिसाइल दुनिया के किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा दे सकती है। हालांकि अमेरिका यह दावा करता है कि वो इस मिसाइल को ट्रैक कर सकता है। इस मिसाइल की सबसे खास बात यह है कि इसे हवा से लॉन्च किया जा सकता है। वहीं अगर बात करें तो एक बार में 1000 पाउंड के विस्फोटक या फिर 500 किलो टन के परमाणु बम लोड किए जा सकते हैं इस मिसाइल के अंदर, किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल के अंदर। यह मिसाइल 1500 से 2000 किलोमीटर तक की दूरी के टारगेट को आसानी से तबाह कर सकती है। वहीं अगर बात करें रूस की किंजल मिसाइल 1 सेकंड में 3 किलोमीटर की स्पीड से अपना टारगेट पर हमला करती है। 1 सेकंड में 3 किलोमीटर। और इस मिसाइल को रूस ने फिलहाल MiG-31K और Tu-22M3 फाइटर एयरक्राफ्ट में तैनात किया गया। और ये दोनों ही नेक्स्ट जनरेशन के फाइटर प्लेन हैं जो बेहद एडवांस, और इन बेहद एडवांस फाइटर जेट के अंदर किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल इस वक्त लोड की गई है। और वो जो 1 सेकंड में 3 किलोमीटर चलती हो,
जरा सोचिए, अगर वो यूक्रेन पर तबाही मचाना शुरू करेगी तो क्या वाकई में यूक्रेन को अमेरिका या कहें कि बाकी नाटो देश बचा पाएंगे? क्योंकि इसकी जो जद है उस जद में फिलहाल सभी नाटो देश हैं, और जिसे रूस ने एक ऐसी पोजीशन पर इस वक्त इंस्टॉल किया हुआ है जहां से अमेरिका भी रूस के खिलाफ जंगी मैदान में उतरने से हिचकिचाता नजर आए, डरता नजर आए। लेकिन इन सब के बीच में एक और घटना घटी। घटना यह घटी कि एक तरफ किंजल बैलिस्टिक मिसाइल, जो अपने आप में रूस की डेडली वेपन है, इससे इतर ईरान ने रूस को मिसाइलें भेजी। ईरान ने रूस को सैकड़ों की संख्या में मिसाइलें भेजी हैं, और ये सभी मिसाइलें बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। यूक्रेनी अधिकारियों ने इसे खतरे का संकेत बताया है। रूस इन बैलिस्टिक मिसाइलों से यूक्रेन में हमले को बढ़ा सकता है। इस सप्ताह रूस के कैस्पियन सागर बंदरगाह पर यह मिसाइलें पहुंची, और कैस्पियन सागर पर ही रूस ने अपनी किंजल बैलिस्टिक मिसाइलों को भी तैनात किया हुआ है। 200 से ज्यादा 360 शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइलें हैं जो ईरान की तरफ से भेजी गई है, और ये सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल हैं जिनकी रेंज 120 किलोमीटर के आसपास है। रूस इन मिसाइल का इस्तेमाल अपनी सीमा में यूक्रेनी सैनिकों पर कर सकता है। खार्किव और सुमी के सैन्य ठिकानों पर हमला इनके जरिए किया जा सकता है, और अगर यह हमला हुआ तो यह हमला बेहद खतरनाक होगा। हालांकि सबके बीच में सवाल यह खड़ा हो रहा है कि भारत की क्या वाकई में कोई भूमिका होगी? प्रधानमंत्री मोदी रूस और यूक्रेन दोनों का दौरा करके आए, उसके बाद यह जंग और ज्यादा तेज हो गई। क्या यह जंग इसलिए तेज हुई ताकि शांति वार्ता से पहले एक दूसरी कंट्री को मैक्सिमम नुकसान पहुंचाया जा सके, या दोनों देश जानते हैं कि जंग में अंत में समझौता शांति के माध्यम से होगा, उससे पहले एक दूसरे को अशांत किया जा सके, और जो मंसूबे हैं चाहे वो रूस के हैं या यूक्रेन के हैं उनको पूरा कराया जा सके? क्या वाकई में मंशा ये है? हालांकि इन मंशा के बीच में भारत एक बार फिर से रूस के दौरे पर है, लेकिन इस बार प्रधानमंत्री मोदी नहीं है। इस बार प्रधानमंत्री मोदी के जेम्स बॉन्ड जा रहे हैं। वॉर में भारतीय जेम्स बॉन्ड जा रहे हैं। ये मोदी के संकट मोचक है, ये भारत के जेम्स बॉन्ड है। रूस की यात्रा पर अजीत डोभाल पहुंच रहे हैं। यूक्रेन जंग को खत्म कराने का जिम्मा अब अजीत डोभाल को दिया गया है। एनएसए अजीत डोभाल रूस जाकर शांति वार्ता में मध्यस्थता की भूमिका निभाएंगे, मगर अजीत डोभाल अकेले नहीं हैं। उनके पीछे पीछे वो शख्स भी जा रहा है जो चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का काफी खास है, और उसका नाम है वांग यी। यात्रा के दौरान उनका फोकस यूक्रेन जंग में शांति समझौते कराने पर रहेगा। अजीत डोभाल मॉस्को में होने वाले ब्रिक्स एनएसए सम्मेलन में भाग लेने के लिए जा रहे हैं, और वो भारत से जहां मध्यस्थता के रूप में अजीत डोभाल वहां मौजूद हैं, उनका दौरा चल रहा है। वो चीन के एनएसए वांग यी से भी सम्मेलन में बातचीत कर सकते हैं, और इसमें यूक्रेन जंग सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा। डोभाल और वांग यी भारत चीन सीमा समाधान पर बातचीत के लिए जो विशेष प्रतिनिधि बना उसको भी लीड कर रहे हैं। दोनों एक दूसरे की शैली को जानते हैं, और दोनों का एक साथ वहां पहुंचना इस जंग को शांति के रास्ते पर ला सकता है, क्योंकि न सिर्फ पुतिन, न सिर्फ अमेरिका, न सिर्फ ब्रिटेन, बल्कि अब मेलोनी भी कह चुकी है कि चीन और भारत ही शांति की राह पर दोनों देशों को लेकर जा सकते हैं। बैठक रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग समाप्त करने के लिए है, और दोनों देशों के बीच शांति वार्ता को लेकर नए सिरे से जारी प्रयासों के बीच यह बैठक हो रही है, और यह बैठक इसलिए अपने आप में बेहद खास है। हालांकि दूसरी तरफ विदेश मंत्री जीसीसी के दौरे पर हैं, वहां से ओआईसी को इंपैक्ट के साथ भारत के समर्थन में लाने की बात कर रहे हैं। लेकिन क्या वाकई में जब तक शांति समझौता स्थापित होगा, क्या तब तक पुतिन की किंजल बैलिस्टिक मिसाइल और जेलेंस्की के ड्रैगन ड्रोन लोगों के ऊपर, सैनिकों के ऊपर काल बनकर टूटेंगे, और शांति समझौते के आने तक क्या वाकई में हजारों सैनिक और सिविलियंस इस जंग की भेंट चढ़ चुके होंगे? ये पुतिन और जेलेंस्की को तय करना है कि वो अपने डेडली वेपन्स का
कितना इस्तेमाल करते हैं इस जंग के मैदान में एक दूसरे को बर्बाद करने के लिए। लेकिन इन सब के बीच मोदी के जो जेम्स बॉन्ड पहुंचे हैं उन पर पूरी दुनिया की नजर है। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।